वहाँ तक के था सब भाषा से संबंधित था। अब हम लोग आ गए हैं वर्ण चैप्टर में। तब ये वर्ण में है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तब वर्ण कहा जाता है। जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या एक दूसरे भाषा में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, क्योंकि कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमको जो क लिखाएगा वही कल होगा। तो कल जब लिख रहे हैं तो इसमें से क आ रहा है, तो ये कल हमारी तो सबसे क जो निकल कर सबसे छोटी है, तो इसलिए इसका कहा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये हमारा वर्ण होगा। तब वर्ण आंसर सही हो गया। अगला देखिए, हिंदी में मूलतः वर्ण कितने हैं? आप लोग को पता होना चाहिए कि हिंदी में वर्ण कितने हैं। हिंदी में मूलतः वर्ण कितने हैं? तो सही आंसर है 52 है। जानते हैं कि हिंदी में 52 लेकिन अब कितने हैं? तो अब 53 वर्ण हो गए, याद रखिएगा। अब भी नया 2024 के अनुसार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो गया, जिसमें एक नया शब्द जुटा है जो एक मराठी शब्द है, लेकिन इसको हिंदी वर्णमाला में जो जिसको ल पढ़ा जाता है, तो ल जैसे कुलकर्णी अगर लिखना होगा तो हम लोग कुलकर्णी इस तरह से ही लिखते हैं। तो ये कुल करनी लिख देंगे। अब तो नहीं बन रहा है तो कुलकर्णी। तो इस तरह से कहा गया है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है? तो ये 52 वर्ण है। तो 52 सही लग जाएगा, तब 52 में लगा देंगे। अगला देखिए, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप में बोली जाती है या लिखी जाती है? बस ये देख लीजिए कि कौन सी भाषा है जो हमारी हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप में रहती है, यानी कि किसी वर्ण की सहायता न लेती है, तो वो स्वर वर्ण है। जानते हैं कि स्वर वर्ण किसी की सहायता न लेती है, इसीलिए ए नंबर से ये होता है कि ये अकेले लड़ सकता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से रहती है, किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता न लेती है। तो बस यही लिखा गया है कि हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप में रहती है? तो इसका सही आंसर है स्वर वर्ण रहती है। तो इसका सही नंबर ए हो गया। अगला देखिए, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितना है? तो बस इतना यहाँ देखिए कि मूल वर्णों की संख्या, टोटल वर्ण कितना हुआ? तो 52 वर्ण हुआ। देखिए 52 वर्ण कितना हुआ? ये कुल वर्ण है। तो कुल 52 वर्ण को कहा जाता है हिंदी व्याकरण में संयुक्त को छोड़ करके। तो संयुक्त कितना होते हैं? तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ही क्लियर हो रहा है। तो ये ऐसे बी है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, यानी कि स्वर की परिभाषा दिया है। इस तरह से तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, जिनका उच्चारण बिना अवरोध, बिना विघ्न बाधा के होता है, यानी कि उसमें कोई अवरोध नहीं, उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। तो इसके लिए सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे अग्र स्वर नहीं है? ये ध्यान से देखिए, अग्र स्वर नहीं है। तो अग्र स्वर को नहीं, तो अ को अग्र स्वर में नहीं काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हो गया है। हिंदी में स्वरों कितने प्रकार के हैं? ये नहीं पूछा गया कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी व्याकरण में स्वर कितने प्रकार के, यानी कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार है, वो पूछा गया है। तो स्वर वर्ण के प्रकार 2 है, जो आप लोग जानते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो इसीलिए स्वर वर्ण के कितने प्रकार है? तो 2। तो हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार है? तो 2। अगला देखिए, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अह क्या है? तो अनुस्वार और अह को किस में काउंट किया था? इसको अयोग वाह में काउंट किया गया है। ये अनुस्वार को अनुनासिक नहीं, अनुस्वार को अयोग वाह किया गया है। न ये स्वर में रखा जाता है, न इसको व्यंजन में रखा गया है। स्वर में बस अ तक के ही काउंट है। तो ये जो अनुस्वार और अ है, इसको अयोग वाह कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और अ क्या है? तो एक अयोग वाह वर्ण है। तो अयोग वाह में काउंट किया जाता है। तो याद रखिएगा। अगला देखिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो प्लुत स्वर भी याद रखिएगा ना, तो इसको दीर्घ स्वर के तरह ही होता है। जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसको तो दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ये स्वर वर्ण का ही एक प्रकार है। तो स्वर वर्ण में जैसे आते हैं हम लोग मूल स्वर में, तो मूल स्वर में इस तरह से आता है दीर्घ स्वर, हर स्वर। दीर्घ स्वर में भी जिससे ज़्यादा समय लगे उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बी सब नंबर। तो ये परिभाषा लिख दिया, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में दीर्घ समय से ज़्यादा अधिक लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं। बस इको कह दिया, जिसके उच्चारण में दीर्घ समय से भी अधिक समय लगता है उसे वे क्या कहलाते हैं? तो वे हमारे कहलाते हैं प्लुत स्वर। तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, प्लुत स्वर कहते हैं। आगे देखिए, अगला स्पीड में करते हैं, निम्नलिखित में से वे कौन स्वर नहीं है? जानते हैं 11 होता है, जिसमें से हम अब ये लिखने की कोशिश कर देते हैं। देखिए, अ होता है,
आ होता है, ई होता है, ई बड़ी ई होता है, ऊ होता है, बड़ी ऊ होता है, और एक री होता है। इतना हो गया। उसके बाद ए, आई, ओ और औ ये सब होता है। इतना ही 11 हुआ। गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ री तक के। यही हमारा 11 होता है। तो देखिए कह रहा है कि कौन स्वर वर्ण नहीं है। तो ये अ है हमारा, ऊ है, ए है, लेकिन जो इसको अंग पढ़ा जाता है छ छ ज ज्ञ में, तो वो में कि ये नहीं होगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया? हमारा सही आंसर हो गया कि कौन स्वर वर्ण नहीं है, तो हमारा स्वर वर्ण ये वाला नहीं है। तो इसीलिए इसका डी नंबर आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद किए गए, यानी कि स्वर वर्ण को कितने प्रकार में रखा गया है। और वो भी कहाँ, जीव की स्थिति के अनुसार, ताकि जीव को इधर उधर हो। तो वो 3 प्रकार है, याद रखिएगा। उच्चारण के समय जीव के स्वर वर्ण के कितने प्रकारों में भेद किए गए हैं? तो 3 भेद में किए गए हैं, जो जीव के स्थिति वाला के अनुसार था। अगला देखिए, वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती, वो क्या कहलाती? कितना मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो कहा गया है वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता के बिना, यानी कि वे ध्वनियाँ जो स्वर वर्ण की सहायता न लेते, उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हो, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण की सहायता न ले। और वही कहा गया कि जो स्वर वर्ण की बिना सहायता से बोले, उसे क्या कहते हैं? तब व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आप लोग समझ जाइए। तो इस तरह से परिभाषा रहेगा, तो क्वेश्चन लिख देना है, व्यंजन वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। देखिए हम अभी लिखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन स्पर्श व्यंजन। 4 गो दे दिया है, हम समझाते हैं कैसे हैं से। देखिए जब हम लिखते हैं तो स्पर्श व्यंजन टोटल होते हैं 25। 25 कैसे? देखिए क वर्ग के जितना रहेगा 100, च वर्ग के जो रहेगा 100, ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, इन पांचों में के जितना सब रहेगा वो सब स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। तो कौन है इस सब में से? देखिए स यर लव में क्या आता है? च जो है में के 6 आ गया, ल भी, और यानी कि इसमें से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्पर्श व्यंजन हमको खोजना है। स्पर्श व्यंजन में से ये नहीं है, क्योंकि यरलव में ल भी नहीं है, यरलव में ह है, बस 6 दिया गया है। ये छ, च, छ, ज और झ और अंग, ये सब हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन हो गया? बी नंबर। तो ये 6 हमारा स्पर्श व्यंजन कौन हो गया? बी नंबर, जो 6 है। इस तरह से आपको स्पर्श व्यंजन चुन लेना है कि पूरे 25 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में के, और उसमें से जो हमारा च वर्ग में के च आ गया, मतलब स्पर्श व्यंजन है। बाकी बात ये तीनों जो ऑप्शन में है, ये सब यरलवा का है। तो ये सब अलग है। तो ये भी व्यंजन है, ये सब उस व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन में काम रहते हैं। अगला देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचम अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी व्याकरण लिखते हैं तो अंतिम जो 5 गो होता है, जैसे अगर क वर्ग लिखे तो उसके जो 5 गो के अंतिम होता है, जैसे कि अंग इसका होगा। च में लिखते हैं तो इसका भी यहाँ पढ़ देते हैं, ट में के न पढ़ देते हैं, त में के न पढ़ देते हैं, और प में के म पढ़ देते हैं। इन सभी पांचों वर्ग को क्या कहा जाता है? तो हिंदी व्याकरण के अंतिम 5 अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उसको अनुनासिक वर्ग कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग अनुनासिक में टिक लगा लेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन हो गया? अनुनासिक। तो हिंदी व्याकरण के अंतिम 5 अक्षरों का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है अनुनासिक, इसको कहा जाता है। अगला देखिए, ये आप पूछा जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन दे दिया है और अंतस्थ व्यंजन चुनना है। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, यरलव व। ठीक, तो अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देख लिए आप लोगों के, बता दिए कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग में क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। अब हमको अंतस्थ व्यंजन जानना है। तो अंतस्थ व्यंजन में होता है य, र, ल और व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। एक उष्म व्यंजन आएगा, आगे क्वेश्चन आएगा ही। तो उष्म व्यंजन में कौन आएगा? यरलव के बाद जो बच गया सब स, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, इन चारों को कहा जाता है उष्म व्यंजन। तो याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो यरलव व को अंतस्थ व्यंजन। तो ये पूछाएगा अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो डी नंबर, यरलव व हो गया। और उष्म व्यंजन को तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स, इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे एक सेम क्वेश्चन कि य, तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह व्यंजन है, कौन व्यंजन है? तो इसको उष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसीलिए इसका बी नंबर सही हो गया। तो इसका उष्म व्यंजन। तो इसी तरह बता देने से चलिए करते जाए। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन को देखना है। ये देखिए कि आप जानते हैं इसको
कौन सा व्यंजन में? तो उस व्यंजन में। ये कौन? अंतस्थ व्यंजन में। अक्षतरज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। बाकी बात ये दू गो जो अंतिम में बचता है जो हमारे किसी भी में नहीं लिखा, जैसे ये बड़ी र इसको कहते हैं, तो ये क ख ग इस समय तो नहीं यूज करते हैं, और ये ढ को, तो इस सबको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो याद रखिएगा इन दो व्यंजनों को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है? तो ये दोनों को उत्क्षिप्त कहा जाता है। तो ये बड़ी र और ढ वाला को बड़ी ढ के इस तरह से पढ़ दिया जाता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये दोनों है। उत्क्षिप्त ध्वनिया का प्रयोग हुआ है कहाँ कहाँ? ये देखिए उत्क्षिप्त अभी देखिए कि कौन कौन होता है, इसमें से कहाँ हुआ है। तो देखिए आरजू में तो कोई है ही नहीं, ये दोनों उत्क्षिप्त होता है, ऐसे बड़ी र वाला और ढ वाला, तो यहाँ पर ही नहीं है। खसरा में दोनों नहीं है। पढ़ाई में आपको बीच में दिखाई दे रहा है कि ई वाला यहाँ पर हो चुका है, तो इसलिए इसका सी हो गया, और जफर में तो है नहीं। तो उत्क्षिप्त ध्वनिया का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो बढ़ाई में किया गया है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। अगला देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यानी कि देखिए सब संयुक्त वर्ण है, और संयुक्त वर्ण किन किन वर्णों से मिल करके बना है वही बताना है। तो देखिए ये ज्ञ है, अभी किन किन वर्णों से मिलकर बना हुआ है? तो ये आधा ज और प्लस ये चौथा जगह में के अंग का जो यहाँ होता है, इन दोनों मिलकर के बना हुआ, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा कि। और उसी तरह अगर सर बनाना होता तो ये हमारा ये वाला स और प्लस र से बना होता है, दोनों आधा आधा होता है, ठीक। तो इससे सर बन जाता है। उसी तरह अगर अक्ष का कहे, ठीक, देखिए अक्ष का, तो ये भी आधा क और स से मिल करके बना हुआ रहता है। तो इस तरह से अक्ष तरह मिला रहता है, आधा त और र से, तो तरह अक्ष तरह ज्ञ और सर भी होती है। तो इस तरह से किसी का वर्ण का संयोग पूछेगा, इस संयुक्त अक्षर दो वर्णों के, दो व्यंजन वर्णों के मेल से, इनमें दोनों व्यंजन वर्ण ही रहता है, तो इस तरह से संयुक्त, तो इसका ये हो गया बी नंबर। तो इस तरह से सब कर लीजिए। आगे देखिए लिखा गया है अक्षतरज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसे स्वतंत्र वर्णों में इसको काउंट नहीं किया गया, न स्वर में रखा गया है न व्यंजन पढ़े हुए। तो हम बता देते हैं, लिखा हुआ है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है? ऑप्शन देख लीजिए, 28, 30, 33 और 35। ये सिर्फ पूछा गया व्यंजन वर्णों की संख्या कितना। आप लोग को बता देते कुछ बात, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या हमारा 33 होता है। कुल पूछ देता है तो अलग हो जाता है, 39 और 41 में हम लोग को खेलना पड़ता है। लेकिन पूछा गया है हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, और ऑप्शन में भी उस तरह के दोनों नहीं दिया गया है, 33 ही होता है। तो मूल व्यंजन है, तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, पहले बता दिए। और तो मूल व्यंजन 33 होते हैं, तो हमारा 33 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वही नहीं देता और कुल व्यंजन पूछता या ऑप्शन में रहता है कुल व्यंजन का ऑप्शन, तो हमारा 39 हो जाता है, किसमें अक्षतरज्ञ ढ सब जोड़ देता है, और नहीं तो और दो जोड़ देने पर 41 है, जो अयोग वाह सब जोड़ देने पर 41 हो जाएगा। 41 और 11 स्वर जोड़ने पर 52 पुर जाता है, लेकिन 33 में जो नहीं पुरता है। इस तरह से इसका संबंध है। तो आप लोग ऑप्शन और क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंठय ध्वनिया व्यंजन की कौन सी है? यानी कि पूछा जा रहा है कि वह कौन कौन शब्द है जो कंठ से उसका उच्चारण स्थान है, यानी कि कंठ से उच्चारण स्थान, और जो व्यंजन है अब कौन कौन सी है। तो देख लीजिए, क वर्ग का जितना आता है ना, ये वर्ग के देखिए, यहाँ च वर्ग है, यहाँ ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है, ठीक, ये ट वर्ग का है, और ये क वर्ग का है, और ये प वर्ग का है। तो क वर्ग का जितना आता है ना, ये सब कंठ से बोला जाता है, इसलिए कंठय कौन होगा? तो कंठ से, और प वर्ग वाला ओष्ठ से बोला जाता है। तो इस तरह से च वर्ग वाला तालु से बोला जाता है, ट वर्ग वाला। इस तरह से आप लोगों को करना है मूर्धा से। तो इस तरह से आप लोगों को बताना था कि कंठे ध्वनियों वाली कौन कौन व्यंजन है। था कंठ से किसका बोला जाता है? तो क वर्ग सब कंठ से बोला जाता है, तो इसीलिए कंठ से हो गया है। और आ भी कंठ से ही बोला जाता है, तो और य भी। तो इस तरह से इसका ध्वनिया उच्चारण बता दिया आपको। और चलिए कुछ कर लेते हैं। स ध्वनि उच्चारण स्थान, अभी बहुत सारा ध्वनि उच्चारण है कि स का ध्वनि स्थान कहाँ है? तो ये तालब में होता है, य र इसी तरह करते करते जाइएगा। तो ये जो स से शुरू होता है ये तालु से होता है, तो तालव्य में ध्वनि स्थान है। तो इसी तरह याद रखिएगा, इसका ध्वनि स्थान कहाँ है? तो इसका तालव्य में है, यानी तालु में है। इस तरह से हो जाता है। मूर्धा ध्वनिया कौन कौन सी है? देखिए, तो मूर्धा में आता है, तो च वाला जो होता है इसे मूर्धा में हो जाता है। ये च होता है तो मूर्धा में हो जाता है, ट वाला के लिए तालु में, त वाला के लिए त, और प वाला के लिए ओष्ठ में, और कंठ है और ओष्ठ और
दंत से, इस तरह से दंत से हो जाता है। तो यहाँ से इस तरह से, तो मुर्दा ध्वनिया का स्थान क्या है, तो च छ ज ज जो सब है इसका, तो इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना है। अगला देखिए त थ द द और स, इसका उच्चारण स्थान क्या, अभी तुरंत किए त थ द द के लिए कहाँ था, तो ये दंत था, क्योंकि त थ द द दांत से होता है, च वाला तालु से, च वाला मूर्धा से हो गया, ट वाला तालु से हो गया, और दांत से करने वाला था। तो इस तरह से, दंते, दांत और ओष्ठ, इसका देख लीजिए आगे आ जाएगा, दांत और ओष्ठ है, दंत्योष्ठ मतलब, तो व को दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण होता है, कुछ ऐसे दो, तो व को सिर्फ दंते ओष्ठ है। तो त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये सब बोला जाता है दांत से, तो ये सब दंते ओष्ठ है, तो इसका उच्चारण स्थान देख लीजिए। जिन व्यंजनों को उच्चारण स्थान में दोनों यानी ओष्ठ द्वारा और सांस दोनों का होता है, उसको का अवरोध होता है वे क्या कहलाती है, तो देख लीजिए वो क्या कहलाती है, अवरोध होता है, दांत और ओष्ठ दोनों पे जाना है हमको, ओष्ठ द्वारा और दांत द्वारा दोनों पर हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है, तो ओठ से होता है, सांस पर तो श्वास से होता है, तो ओष्ठस्य भी लिख देता है ओठ से। तो इस तरह से परिभाषा जिसका है उस तरह से करिए। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण स्थान में कटना है, कितना अजीब क्वेश्चन ये है। देखिए पूछा गया कि नीचे का होठ काट दिया, यानी कि दोनों होठ ऊपर नीचे था, नीचे वाला कहते हैं कि ध्वनि उच्चारण स्थान, तो होठ से जिसका उच्चारण स्थान होता है वो बोलने में हम लोग का कठिनाई हो सकता है। तो देखिए पवर्ग में के जितना होता है उसके पवर्ग में के हमारा ओठ से बोला जाता था, पवर्ग में के कौन है, तो बी नंबर जो ब है ये पवर्ग में के है, तो इसीलिए अगर होठ ही नहीं रहेगा तो किस में दिक्कत हो जाएगा, तो प बोलने में कठिनाई होगी, तो इस तरह से कर देंगे। देखिए आ गया, व का उच्चारण स्थान कहाँ है, अभी तुरंत हम लोग करवाए थे कि ये व में जो होता है दोनों से बोला जाता है, अभी तुरंत हम करवाए कि जो व का उच्चारण स्थान है इसका दोनों से बोला जाता है, तो या तो व को दोनों में हो जाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग व को ओष्ठ में लगा देते हैं, तो ओष्ठ गलत है, दांत में गलत है, और यरल अबा का संबंधित है तो इसमें, लेकिन ये दंते ओष्ठ है, तो इसीलिए व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंते, क्योंकि हल्का दांत और ओष्ठ दोनों पर इसका फर्क पड़ता है। आप लोग बोल करके इसको ट्राई कीजिएगा तो नहीं बोलेगा व लगेगा कि सिर्फ वो पर से, क्योंकि मुँह पूरा जिन्नू हमारा ओठ नहीं सड़ता है, लेकिन कुछ लोगों का अगर पूरा प बोलेंगे तो पूरा हमारा ओठ पर सड़ता है, तो हमको ओठ वाला कह देंगे, लेकिन जिसका कुछ पता नहीं चलता कुछ तरह इसको जो निर्धारित किया गया वही देखिए। तो व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंते ओष्ठ है, तो इसका सही आंसर हो गया दंते ओष्ठ पर। तो अभी तुरंत गए व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंते ओष्ठ, तो इसलिए डी है। वत्स्य व्यंजन कौन सा है, तो इसको न वाला जो व्यंजन होता है, जो आधा व्यंजन रहता है जिसको हलंत कहता है, न हलंत, इस तरह को सबको वत्स्य व्यंजन कहते हैं। तो आगे देखिए इस तरह में स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, जिसमें स्वर रहित र यानी कि कोई स्वर वर्ण न आएगा, जैसे कि अगर र है तो उसमें स्वर वर्ण आकर हर्षिकार सब लगा देने पर वो सब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए पुनर्निर्माण में र जो हुआ है सो स्वर रहित है, इसमें कोई हर्षिकार दीर्घिकार, मैंने टरक में, तात्रट में, शत्रु में, तो इस तरह कुछ अपवाद भी क्वेश्चन है। आगे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है, अल्प प्राण और महाप्राण जब पढ़े होंगे तो बस उसमें आवाई के क ख ग से स्टार्ट करना होता है, तो क और ओकरा बाद ख छोड़ करके एगो छोड़ करके और ग और फिर घ, इस तरह से हम लोग को जाना होता है। तो घ, तो उसमें से ये जो पहला वाला होता है ये अल्प होता है, फिर तीसरा नंबर यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर यानी कि अंगा वाला जो होगा से, तो यानी कि 135। तो अल्प प्राण कितना होता है, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 135 नंबर याद रखिएगा। तो ये सब अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण को नहीं कोई भी वर्ग लिखे, क वर्ग लिखे, च वर्ग लिखे, ट वर्ग लिखे, तो 135 नंबर में जो आए यानी कि 1 नंबर में, 3 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर जो क लिखा गया है इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क वर्ग। क और ग ये भी अल्प प्राण है, कौन सा संख्या, बाकी बात और लिखेंगे। और इसके बाद जो 2 नंबर और 3 के छोड़कर 4 ये सब जो आएगा से महाप्राण में आएंगे, जैसे अगर ख रहता और घ रहता तो ये सब कौन होता है, महाप्राण में काउंट हो जाता है। तो इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण को आप लोग को छांट लेना है। देखिए कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, कि ध सघोष और महाप्राण दंती है, यानी कि पूछा गया कि ये सब सघोष है तो 100 नंबर में जो
ध है, ये महाप्राण है। अभी देखिए कि महाप्राण के लिए अल्पप्राण और महाप्राण में थ द द करते थे, इसके भी चौथा नंबर आता है, तो चौथा नंबर महाप्राण होता है, तो सही है। डायरेक्ट आंसर देखिए बी कि ब सघोष है और ओष्ठ्य महाप्राण है, तो प के बाद ब आ जाता है, तो ब महाप्राण नहीं होगा, ये अल्पप्राण होगा, तो इसीलिए गलत है, तो इसीलिए बी सही आंसर कर लेते हैं। आगे बढ़िए। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न हो वो एक कहलाते हैं, यानी कि जिसका स्वर तंत्रिकाएं न हिले डुले, जिसका कंपन न हो, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। जिसमें कुछ होबे न करे तो अघोष, घर्षण नहीं हो रहा है, और जिसमें घर्षण होगा तो घोष ध्वनियाँ कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो गया घोष अघोष में से। तो जिसकी स्वर तंत्रिका में कंपन न होता है उसे अघोष, और जिसमें कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। तो इस तरह से दोनों का परिभाषा याद रखिएगा, सिर्फ परिभाषा देगा और आपको उसका आंसर देना है, पहले परिभाषा नहीं लिखना है आप लोग को। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता में बीच में दिखाई दे रहा है, इसमें संयुक्त ध्वनि है, संपूर्ण युग्मक ध्वनि है। तो युग्मक ध्वनि का यानी कि जिसमें दो गो व्यंजनों मिला हुआ रहता है इस तरह से, और दो गो आधा आधा न मिला हुआ है, यानी कि सब रहे। तो देखिए यहाँ प्रसन्न और नर, इस समय दो गो युग्म से मिला हुआ है, यानी कि दो गो शब्द मिला हुआ है प्रसन्नता, तो इस सबको युग्मता शब्द कहा जाता है, तो युग्मक ध्वनियाँ है। तो कुछ डायरेक्ट करते जाइए। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, महाप्राण नहीं वाला खोजना है, बाकी बात सब तो महाप्राण है। तो देखिए 135 अगर बताए थे उसके अनुसार से 135 महाप्राण के लिए नहीं रहता है, तो ये सब 135 वाला अल्पप्राण था। 135 को अल्पप्राण में रहता है, यानी कि जिसमें अल्पप्राण रहेगा तो 135, यानी कि एक नंबर में अगर क ख ख छोड़ करके ग आएगा, और फिर घ से तो च छोड़कर छ, तो ये सब अल्पप्राण होता है। अब बाकी बात जो छूट गया से सब महाप्राण रहेगा। तो देखिए कहा गया कौन महाप्राण नहीं है, तो अल्पप्राण क है, ख नहीं। अगर ख रहता तो ये हमारा अल्पप्राण होता, लेकिन हमको महाप्राण खोजने के लिए कहा गया है। तो ये सब महाप्राण कौन नहीं है सो खोजना है। तो ये जो इतना हम लिखे हैं ये सब महाप्राण नहीं है, ठीक। च के बाद छ ज छोड़ करके फिर झ आता है, ठीक, और य आता है। तो यहाँ पर देखिए घ, क्योंकि घ हमारा महाप्राण है, कहा महाप्राण नहीं है, तो ये सब महाप्राण नहीं है, तो इसमें से क तो हो गया सही, लेकिन ई वाला नहीं होगा, ऐसा होगा, तो इसीलिए इसका क आंसर सही है। इस तरह से आप लोगों को करना है। अघोष वर्ण कौन है, सेम अभी किए थे। तो अघोष, इसका अ जो है अघोष वर्ण है, बाकी बात फिर इसी में 1 2 3 इसका भी छोड़ करके 2 डायरेक्ट छोड़ कर जाना होता है, तो घोष अघोष करना होता है। चलिए करते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल पढ़ाते। संबल में कौन सी ध्वनियाँ है, तो ये संप्रयुक्त है, तो डायरेक्ट याद रखिए। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि सही शब्द को लिखा है। शुद्ध वर्तनी वाला में से कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट कैसे देखिए परमात्मा, तो ये परमात्मा शब्द शुद्ध है, बाकी बात और सब परमात्मा जो लिखा हुआ है सो गलती है ना, तो प्र में मात्मा होता है परमात्मा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, तो देखिए वर्तनी में आ गए हम लोग का, तो इसके जो घनिष्ठ शब्द है सो ऐसे लिखा जाता है शुद्ध। बाकी बात ये घनिष्ठ शब्द गलती लिखा हुआ है, उसका ट नहीं ठ होना चाहिए, घ होना चाहिए, तो ग लिखा है। और यहाँ पे अगर ये और देखिए तो इसमें तालाब्य सा का यूज कर दिया गया है, जिसका यूज नहीं होता है। तो इस तरह से शुद्ध वर्तनी आप लोग को करना है। फिर देखिए ये 12th के इस बारे में पूछा, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, यानी कि कौन सा शुद्ध है। तो देखने से देखिए आशीर, ते में र तक गायब है, र यहाँ देखिए आशीर र नीचे लगा दिया तो नहीं होता, देखिए अस्त्रीवाद कर दिया है, तो आशीर्वाद होगी आशीर्वाद, आशीर्वाद, इस तरह से ये हो, यहाँ आशीर्वाद में सही होना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर तो यही डी था, क्योंकि तब र तब बाद, तो आशीर्वाद, इसका डी नंबर सही आंसर हो गया। बाकी बात ये सब क्योंकि इसका र यहाँ के बदला यहाँ लगा दिया है, तो ये सब गलती है। तो इससे कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बस दीर्घ स्वर नहीं है जिसमें उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगे, नहीं है। अ ई उ ये सब दीर्घ स्वर है, और ओ ये दीर्घ स्वर नहीं है, तो इस तरह से इसका आंसर सही कर लेना है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, इसका आंसर होता है, ये तो गलती है।
देखिए क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के हैं मात्रा के आधार पर, तो वही हम लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार में बांटा गया? देखिए कितने प्रकार है, इसे तो 1 2। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकारों में बांटा गया? तो फिर 3 प्रकार में बांटा गया। कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? तो जैसी एक से अधिक वर्ण मिल करके कोई चीज़ बन जाता है, व्यंजन वर्ण बन जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। और संयुक्त व्यंजन में भी काउंट हो जाता है एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन वर्ण या संयुक्त व्यंजन। आगे देखिए, आदि उच्चारण स्थान, हर्षी दीर्घी च छ ज झ अद आदि का उच्चारण स्थान कहाँ है? बस च वाला जितना भी उच्चारण स्थान रहता है, तो ऐसी पता है चवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो सब तालु से होता है। तो इसका तालु उच्चारण हो गया, तो इसका सही आंसर ये हो गया तालु, क्योंकि ये च वाला सब इसके साथ जो आ गया है ई, बड़ी ई और अंतिम ई तो पूरा हो गया, खाली बस ई, तो ये तालु में हो जाता है। उसी तरह यानी अ और आ, ये सब का कंठ से उच्चारण होता है, याद रखिएगा। इसका ई तालु से और ऊ जो आएगा उसको मूर्धा से हो जाता है। तो इस तरह से ऊ, तो इस तरह हमारा खत्म हो गया। आगे देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते उसे क्या कहते? कितना मस्त है। जो किसी वर्ण की सहायता न लेता है, अकेले आ जाता है और व्यंजन वर्ण की मदद करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको तो स्वर वर्ण कहते हैं। तो कितना इजी आंसर हो गया, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। इस फीट में देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन नहीं है? यानी दीर्घ स्वर न खोजना है तो छोटी ई वाला दीर्घ स्वर है, बड़ी ई वाला दीर्घ स्वर न है, बाकी बात ये सब है। तो दीर्घ स्वर के तो स्वर वर्ण में होता है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर का बहुत सारा एग्जाम्पल में मतलब इस सब में से कुछ को रखा गया, तो इस आंसर से काट लेना है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन नहीं है? कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन में यानी कि अंतस्थ व्यंजन 4 गो होता है, जिसमें से लिख देते हैं य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। तो यही 4 अंतस्थ व्यंजन, जो ऑप्शन हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वह है, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो इस तरह से सही कर लें। निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन है? अल्पप्राण में जाना है, अभी कई बार देख लिए हैं, इसके लिए ये ग हो जाएगा। अल्पप्राण में 135 यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो 1 नंबर में क आता है, दूसरा में ख, इसको छोड़ करके तीसरा ग। तो ये नहीं होता है, तो क, ग और घ ये सब अल्पप्राण में काउंट होता है। फिर च, छ, ज छोड़ करके झ, ये सब अल्पप्राण है। अब बाकी बात ये सब जो आएगा बीच वाला, ये सब महाप्राण होता है। तो इसीलिए इसका बी सही हो गया। तो बी सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? कितना मस्त क्वेश्चन। घोष वर्ण खोजना है, जो ज घोष वर्ण होता है, आगे इसका भी इस तरह से होता है। तो सेम ध्यान देते। ओष्ठ वर्ण कौन सा, यानी कि किसका उच्चारण ओठ से होता है? तो देखिए ई अ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अब ये ई देख लिए हैं, इसका तालु से होता है, और ऊ का जो उच्चारण होता है दोनों का, वो ओठ से होता है। तब शायद हम मूर्धा से बोल दिए थे। तो ये दोनों ऊ को जो होता है इसका ओठ से होता है। तो इस तरह से ये दोनों का कंठ से, इसका तालु से, और इस तरह से। तो ओठ से वर्ण उच्चारण वाला कौन था? तो ऊ। काकल्य वर्ण कौन सा है? ये कुछ तरह से देख लीजिए। तो काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है? तो ये ह वर्ण को काकल्य वर्ण कहा जाता है। य का उच्चारण स्थान कहाँ है? तभी हम लोग देखे थे, य जब स्टार्टिंग में जब आता है तो ये वाला रहता है तालु में से, यहाँ तालु से हो जाता है, कभी कभी कंठ। र का विवरण कौन सा? इस क्वेश्चन के छोड़े। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो देखिए अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। उष्म वर्ण कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। तो इसीलिए इसका दोनों मिला करके कितना होगा? तो 8 होगा। तो अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हुए? तो 8 हुए। तो ये ऑप्शन है, फालतू क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद करे, इस तरह तो नहीं रहता, लेकिन कभी अगर आ जाए, इसको एक एक पार्ट कहता है। द लगा हुआ है, इसमें नीचे वाला री लगा हुआ है, ग लगा हुआ है, इसको पूरा में लगता है। इसलिए दीर्घ का उच्चारण स्थान वर्ण विच्छेदन यानी एक एक पार्ट किया जाएगा। तो इस तरह से आपको
प्रत्यय और संधि विच्छेद करने में मदद हो जाएगा, तब वर्ण विच्छेद कर लेंगे। तो इस तरह से आगे सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण ब है, याद रखिएगा। जब प लिखते हैं उसके बाद फ लिखते हैं उसके बाद ब लिखते हैं, तो ये जो ब तीसरा नंबर वाला आता है तो ये हमारा सघोष वर्ण हो जाता है। तो इस तरह से 3 गो आगे। उष्म व्यंजन कौन सा है? तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं, जिसको हम बताए थे। तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा, तो ये होगा, बाकी बात ये सब नहीं है। उद्यान का वर्ण विक्षेपण कीजिए, तो उ द, क्योंकि ये जब बना हुआ है द चाहे विद्यालय से द य और आकार मिलाकर बनता है, और 9 में इस तरह से, तो उद्यान का सही हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में न है? यानी कि ट ठ ड ढ लिखते हैं तो कौन आता है? ट में ठ है, ड है, ढ है, न है, लेकिन ट ठ ड ढ में ये वाला ध नहीं लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ही त थ द द के, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये नहीं है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? यानी कि हमारे हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है, तो 52 वर्ण में आंसर हो गया। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? सिर्फ मुख से निकले तो वो उसको निर्नुनासिक कहा जाता है। तो इस तरह से कर लेंगे। अर्धवृत्त स्वर कौन है? तो अर्धवृत्त स्वर को ए वाले शब्द को अर्धवृत्त कहा जाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो जितने स्पर्श व्यंजन रहत होते हैं वो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 5 गो वाला में आना चाहिए। तो इसलिए तो देख लीजिए, क कौन में है, उसके बाद क के बाद च वाला, उसके बाद ट ठ ड ढ वाला में, उसके बाद त थ द द वाला में, उसके बाद प फ वाला में। तो इस तरह से एक सी ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें च वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग है, तो इस वर्ग में आते हैं। तो इस सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो महाप्राण वर्ग खोजना है। आप ये दिखाए थे महाप्राण में आता है। अल्प प्राण में तो हो जाता है 1, 3, 5, 135। जो बच गया से 2 नंबर और 4 नंबर वाला होता है। तो जब क लिखेंगे तो इसमें, और ख लिखेंगे तो इसमें, आप ग लिखेंगे तो इसमें, और घ लिखेंगे तो इसमें। तो इसी तरह जो ख वाला है सो है, तो ख वाला हो गया। च भी लिखेंगे तो च इसमें, तो छ इसमें। तो इसी तरह यानी कि दूसरा नंबर जो आता है तो सब ये सब महाप्राण है। ट के बाद ठ, तो इस तरह से ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तो आपको विश्लेषण अच्छा लग रहा होगा। जितना हमारे बोर्ड पर विश्लेषण करने में बनता उतना कर देते, जिसका नहीं हो रहा है उसको हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। लिखा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाते हैं? तो उसको युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। तो इस तरह से वह व्यंजन है, वह बताना है कि कौन सा व्यंजन है। ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिए, यहाँ उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण, अघोष। तो ये य जो य र ल व, जब हम 4 गो लिखते हैं तो उसमें से व आता है अंतस्थ व्यंजन में, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गया। अपने महाप्राण अघोष में तो ऑप्शन ए के अनुसार से नहीं देता है। निम्नलिखित भाषा में से मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जा गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल ध्वनियों को लोग जिसको मान लिया गया है उसको लिपि कहा जाता है, क्योंकि सब लिपि ही भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सब लिपि है। कौन व्यंजन है? देखिए ये प फ ब व जब आता है इसका व्यंजन ऑप्शन के अनुसार कि दंत से उच्चारण स्थान है, कि ओठ से, कि तालु से, कंठ से। तो प फ व को जितना भी होता है इसको आप जानते हैं सब ओठ से होता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ओठ। तो हमारा ओठ इसका सही व्यंजन हो जाता है। आगे देखिए, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन ए नंबर सही हो जाएगा। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष और दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ये सब स्वर वर्ण का रूप है, तो ये स्वर वर्ण में आ जाएगा कि स्वर वर्ण का ही प्रकार है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर है, इसको प्लुप्त स्वर है। स्पर्श व्यंजन कंठ है, ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनियाँ है। बस देखिए, कंठ के ध्वनि से यानी कि बस एगो कौन है जिसका उच्चारण स्थान कंठ से है, फिर अघोष भी है और महाप्राण भी है। तो देख लीजिए यहाँ पर ही क का उच्चारण भी कंठ से है, लेकिन वो महाप्राण में नहीं। आप लोग को बता दिए कि ये क जो है से अल्प प्राण में होता है, लेकिन दूसरा नंबर जो ख आता है से इसका उच्चारण भी कंठ से है। तो
ख का कंठ से है और इसका महापरान में भी है और अघोष में भी है, क्योंकि उसका जो क होता है सघोष में काउंट हो जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ख, सी नंबर, क्योंकि यही है जो सबका उच्चारण स्थान कंठ से भी है, अघोष भी है और महापरान भी। तो सही आंसर सी हो गया। दंत्यष्ट ध्वनि कौन सी है जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से है? जो पीछे भी एक बार क्वेश्चन करवाए, तो ये जो व है इसका उच्चारण हमारे दोनों से होता है, दांत और ओठ दोनों से। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है? उष्म व्यंजन को जाना है, अभी कई बार कराया, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंती से, ये हमारा उष्म व्यंजन है, तो इसीलिए इसमें चले गए उष्म व्यंजन। हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो श्वास का प्रयोग जो होता है, श्वास लेते हैं तो उसको अघोष कहते हैं, श्वास का न होता है उसको सघोष कहते हैं। तो इसलिए श्वासों का में समय लगता है, तो समय केवल श्वास में प्रयोग हो तो उसके सघोष कहते हैं। यर लव व कौन से व्यंजन है? तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, तो इसलिए अंतस्थ व्यंजन बी नंबर सही हो जाएगा यर लव को। तो इस तरह से निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनियाँ किस में है? तो पार्श्विक ध्वनियाँ ल में कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन अभी देख लिए है, यर लव होता है, ऑप्शन में ल है, तो ये हमारा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ है तालव, यानी जिसका कंठ और तालु दोनों से होता है? तो एगो ए जो होता है कंठ तालु और ये ए वाला होता है ये सिर्फ तालु से। टवर्ग यानी कि ट का उच्चारण स्थान की दृष्टि से कहाँ ध्वनि है? तो ट कहाँ से बोला जाता है? तो मृदा से हो जाता है, तो इसे इसका मृदा सही आंसर हो गया। तो हमारा ट का उच्चारण स्थान यहाँ से है, तो ट वर्ग में क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? या दीर्घ स्वर में जाना है तो अ को दीर्घ स्वर में काउंट किया जाता है, इसीलिए ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार का कौन सा काम होता है? और कैमा नंबर वाला आता है तो पंचम वर्ण का कार्य होता है अनुस्वार के तरह अंग वाला। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर खोजना है, आप लोग को पता है जो नहीं, तो ए ऐ ओ और उ ये सब संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग स्वर से मिल गए, लेकिन जो संयुक्त स्वर में जो ये दो गो वाला से मिलकर बना हुआ है तो ये संयुक्त स्वर है। तो इसी तरह ये उ वाला जो हर्षी दीर्घी हर्षो दुर्घु होता है ये संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं, यानी इसका उच्चारण स्थान दांत से नहीं होता है? आप लोग को पता है कि दांत से उच्चारण होने वाला यर लव में के भी है, तो ये इसका दांत से नहीं होता। बाकी बात ये तो त थ द द सब दांत से होता है और ल वाला भी है दांत से। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद उसके अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका ही जब जीव से होता है तो तीन वो है या एगो कोई नहीं है, तो इसका नाम है वृत्त स्वर। तो वृत्त, बाकी बात जब दांत से इसका उच्चारण स्थान होता है। हिंदी स्वरों में वर्गीकरण जब जीव के भाग से आधारित किया गया है तो जीव के आधार पर तीन गो को किया गया है, और तीनों का नाम इस तरह अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। जीव के हमारा तीन पार्ट है, यहाँ से इसका स्वरों के प्रकार रखा गया है। तो इस तरह से निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है जिसका उच्चारण कंठ से हो? तो क और ख ये उच्चारण स्थान से आपको पता चल रहा है कि कंठ से उच्चारण स्थान कंठे हो गया, तो इसका ए नंबर सही आंसर। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धा व्यंजन है कि इसका मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो मूर्धन्य वाला जिसका जिसका आ रहा है, तो ये मूर्धन्य व्यंजन किस में रखा गया है? तो ट ढ और ढ मूर्धन्य व्यंजन में काउंट होता है, वो स्पेशल व्यंजन में। निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवनीत यानी कि नया विकसित ध्वनियाँ सबके, तो इसको ख और ग में कर दिया गया था नवनीत ध्वनि है, विकसित ध्वनि। निम्नलिखित में से किस कौन सा अघोष नहीं घोष वर्ण है? इसमें खोजना कि कौन सा घोष वर्ण है, तो ये म जो है से घोष वर्ण है चौथा नंबर वाला में, और पहला नंबर में तो एक एक छोड़ करके होगा। निम्नलिखित में से एक व्यंजन नहीं है, बस व्यंजन न है, तो ये स्वर है, बाकी बात ये जो हमारा तीनों है ये सब हमारा व्यंजन है। तो यदि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओठ से किसका नहीं है? तो ओठ से त का नहीं, बस बाकी बात प फ ब म ये सब ओठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। नासिकीय व्यंजन कौन है जिसका नाक से होता है? तो अंतिम वाला जो होता है इसका नाक से होता है, तो इसीलिए नासिक अनुनासिक में इसको काउंट किया जाता है। तो ऐसा होगा नासिका, नाक से उच्चारण करने वाले कौन? अनुनासिक या नासिक ध्वनि ए ऐ वर्ण कहलाते हैं। ये जो ए ऐ है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इसके लिए तो ये नाक से एगो का, एगो को तालव्य से, तो इसीलिए कंठ से और तालव्य से, तो इसीलिए इसको ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसको कंठ तालव्य दोनों वाला, तो डी नंबर ऐसे हो गया। निम्नलिखित में से
किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर है श्री, क्योंकि आप अभी तक के जहाँ भी लिखते हैं तो ये स्वर लिखा हुआ स्वर के पूरा श्री ही अधिकतर लिखा रहता है, या श्रवण लिख रहे हैं तो श्रवण में, इसमें इसको कहीं भी वर्णमाला में हमको ये भी लिखा दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस तरह से हो जाता है। ऐसे तो र भी है, बाकी बात उससे थोड़ा सा है, लेकिन ये वाला तो ऐसा कहीं भी नहीं, र में तो इसमें सिर्फ बिंदु लगा दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय यानी दो गो व्यंजन वाला हो गया, या द्वितीय वाला दूसरा नंबर वाला। तो दिल्ली में दो गो आधा ल एगो पूरा आधा ल एगो ल पूरा, तो ये सब द्वितीय व्यंजन में काउंट हो जाता है, तो इसीलिए दिल्ली है। बाकी बात इस तरह से कोई वाला नहीं है, इसमें आधा त है तो फिर पूरा तन है, या आधा त ये सब द्वितीय व्यंजन में काउंट हो जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर कौन हो गया? हमारा सी हो गया, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। अक्ष ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? जो अक्ष होता है इसको कौन में रखा गया? तो अक्ष तर ज्ञ स्वर को सबको संयुक्त वर्ण कहा जाता है, तो ये सब संयुक्त वर्ण है, तो अक्ष ध्वनियाँ संयुक्त वर्ण है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष में जाना है तो ये 100 नंबर जो होता है इसे अघोष है। देख लीजिए, घ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये क ख ग घ में क्या है? तो कंठ से है, तो ख का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया? कंठ से हो गया। स्पीड में निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन है? तो अक्ष तर ज्ञ स्वर, तो ये संयुक्त व्यंजन है।